नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। आइए सुनते हैं श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी द्वारा लिखी कहानी दूसरी गलती। सुधीर की प्रताड़नाओं से आजी जाकर मैंने तलाक की अर्जी दे दी। पिछले 3 महीनों से वह मेरे पास नहीं आया, अपनी माँ के पास ही रहा। एक ही शहर में रहकर एक तरह से उसने मेरे अस्तित्व को गाली दी। फ़ोन किया तो मुझसे उलझ गया। आइंदा मुझे परेशान मत करना, मैं माँ के पास हूँ, जब इच्छा होगी चला आऊँगा। मुझे तुम क्या समझते हो? 7 साल बाद भी समझ नहीं सकी कि एक आदमी की नज़र में औरत की क्या अहमियत होती है। सुधीर के स्वर में व्यंग्य था। क्या यही बात तुम्हारी माँ पर भी लागू होती है? मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोला तो जिंदा गाड़ दूंगा। तुम कर भी कह सकते हो, कमज़ोर आदमी औरत पर ही जोर आजमाता है। बहुत जबान चलने लगी है, ठहरो मैं अभी आता हूँ। उसने रिसीवर पटक दिया। मेरे लिए उसकी हरकतें कोई नई बात नहीं थी। आकर अधिक से अधिक क्या करेगा? बाल पकड़कर 2-4 झापड़ लगाएगा। इसकी तो आदी हो चुकी थी। कभी कभी मैं भी रिएक्ट करती। कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? एक दिन कुछ नहीं मिला तो बेलन ही सिर पर दे मारा। वह जोर से चीख कर बैठ गया। मैं डर गई। उसके सिर पर हाथ रखकर सहलाने जा रही थी कि उसने मुझे झटक दिया। मैंने देखा कि उसका सिर फूल गया है। मैं अपराध बोध से घिर गई। जल्दी जल्दी हल्दी तेल गरम करके लाई, उसके सिर पर रखा। मेरा दिल अंदर ही अंदर कचोटने लगा। क्यों मैंने सुधीर पर हाथ उठाया? एक औरत को शोभा नहीं देता। जो भी हो, वह मेरा पति है। मेरा संस्कारी मन कचोटता। अपने 7 साल के वैवाहिक जीवन का लेखा जोखा करने लगी तो पाया कि 1 आध साल ही सुधीर मुझसे ठीक से पेश आया। सास जब तक सास नहीं थी तभी तक प्रेम, दया, करुणा की मूर्ति लगी। जैसे ही मैं उनकी बहू बनी, उनके रवैये में बदलाव आ गया। वे विधवा थीं। माँ से हमेशा चिपके रहने वाला सुधीर शादी के बाद भी नहीं बदला। माँ का आदेश उसके लिए लक्ष्मण रेखा की तरह था। वह मुझसे भी यही अपेक्षा रखता कि मैं उसकी माँ की अवज्ञा ना करूं। हम दोनों ने प्रेम विवाह किया था। सुधीर मेरे भाई दीपेश का दोस्त था। मैं जब दिल्ली में पीएचडी कर रही थी तब सुधीर और उसकी माँ शारदा जी मेरे लिए लोकल गार्जियन की तरह थे। शारदा जी मेरा अक्सर हाल चाल लेती रहती। मैं भी जब फ्री रहती हॉस्टल से मिलने शारदा जी के पास चली जाती। वे बड़े प्यार मनुहार से मुझे खिलाती पिलाती, मेरा ख्याल रखती। उनकी आत्मीयता मेरे दिल को छू जाती। मुझे लगा शारदा जी मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। इस बेगाने शहर में भला कौन इतना प्यार व अपनापन देगा? सुधीर तब इंजीनियरिंग कर रहा था। आने जाने से हम दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति आकर्षण जागा। हालांकि यह सब उम्र का तकाजा था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं सुधीर की पत्नी बनूंगी, अगर हालात ने मुझे मजबूर ना किया होता। मुझे अफसोस होता है कि काश उन हताशा के क्षणों में मैंने अपने माँ बाप को राजदार बनाया होता तो यह दिन ना देखना पड़ता। मेरी शादी के 1 महीने पहले लड़के वालों ने खबर भिजवाई कि अगर नकद राशि में 5 लाख रुपयों की और बढ़ोतरी नहीं की गई तो शादी कैंसिल। पापा ने सुना तो सदमे में डूब गए। सारे रिश्तेदारों को खबर लग चुकी थी कि 20 रोज बाद मेरी शादी है। अब उन्हें क्या जवाब दें? जवाब देने का मतलब जग हंसाए। इतने रुपए ना पापा के पास थे, ना ही वे अचानक बंदोबस्त करने की स्थिति में थे। कौन देगा? ले भी लिया तो लौटाएंगे कैसे? अंततः पापा ने भरे मन से रिश्ता इनकार कर दिया। मम्मी की भी यही राय थी कि ऐसे लोभी लोगों से रिश्ता करने से अच्छा है ना करें। पापा को बल मिला। उन्होंने मुझे फ़ोन से इत्तला दी। तब मैं दिल्ली में थी। सुनकर गहरे विषाद में डूब गई। मैं नितांत अकेला महसूस करने लगी। मुझे लगा अब मेरा क्या होगा? वजह कुछ भी हो, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। मैं कैसे उनका सामना करूंगी? मेरी रूममेट को भी पता है कि मेरी शादी होने वाली है। उसे मैंने लखनऊ आने का मौखिक निमंत्रण भी दे रखा था। ऐसे हताश क्षणों में मुझे शारदा आंटी की याद आई। मैं उनके घर आई, उनसे लिपट कर सुबकने लगी। उन्होंने संबल दिया, हिम्मत बंधाई। उस रोज मैं वहीं रही। अगली सुबह घर आई तो सिर भारी था।
लाख कोशिशों के बावजूद मैं भूल नहीं पा रही थी। बार बार एक ही सवाल शूल की भांति चुभता, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी। धीरे धीरे सारे ही रिश्तेदारों को पता चल जाएगा कि मेरी शादी कट गई है। जितना सोचती दिल उतना ही डूबता। मेरी सिसकियां मेरी रूममेट नवनीता के कानों में पड़ी। वह मेरे करीब आई। मैं उससे कुछ छुपा ना सकी। वह मेरे सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए बोली, निराश मत हो, शादी कटी है, शरीर नहीं। तुम इस काबिल हो कि 1000 रिश्ते आएंगे। उसके कथन मुझे संतुष्ट ना कर सके। मैं बाहर निकली, मेडिकल शॉप से कुछ स्लीपिंग पिल्स खरीदी, खाकर सो गई। रात जब मेरी हालत बिगड़ने लगी तो नवनीता ने वार्डन को जगाया। मैं किसी तरह अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों के अथक प्रयास से मुझे होश आया। नवनीता ने मेरे पापा को खबर करनी चाहिए तो मैंने मना कर दिया। हाँ, शारदा आंटी को अवश्य सूचित किया। लोकल गार्जियन होने के नाते वार्डन ने मुझे उनके साथ घर जाने की इजाज़त दे दी। तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था। माँ बाप कितने कष्ट से औलाद को पालते हैं। उन्होंने तुम्हें पढ़ाई के लिए दिल्ली भेजा, तो क्या इसीलिए कि तुम उनके अरमानों का गला घोंट दो? शारदा आंटी किंचित नाराज स्वर में बोली, शादी ही टूटी है ना, तुम क्यों टूट रही हो? शादी जिंदगी का मकसद नहीं। फिर ऐसे आदमी से जुड़ने से क्या फायदा जो तुमसे ज्यादा पैसों को अहमियत देता हो? शारदा आंटी की बातों से मुझे राहत मिली। मुझे वे सुलझी हुई महिला लगी, लेकिन मुझे जरा भी भान नहीं हुआ कि उनका मूल चरित्र कुछ और है। 1 हफ्ते में उनके घर रही। इस दरमियान सुधीर ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे महसूस होने नहीं दिया कि मैं अकेली हूँ। एक दिन शारदा आंटी हंसकर बोली, संगीता, सुधीर तुम्हें कैसा लगता है? सुनकर मैं शर्मा गई, पर अंदर ही अंदर सुधीर के लिए मेरे दिल में प्रेम अंकुर फूट चुके थे। उनकी पारखी नज़र ने मेरी आंखों में छुपे भावों को पढ़ लिया। बुरा मत मानना, यह मेरा निजी विचार है। शादी तो तुम्हें अपने विवेक व माँ बाप की रजामंदी से करनी है। मैंने सिर्फ तुम्हें बिखरने से बचाने के लिए कहा। अगर जात पात का चक्कर ना हो तो मुझे तुम्हें बहु स्वीकार करने में कोई ऐतराज नहीं। वे संजीदा हो गई। शारदा आंटी का प्रस्ताव मेरे लिए डूबते को तिनके का सहारा जैसा था। सुधीर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। हाँ, सांवला जरूर था। बात व्यवहार भी लगभग मुझे ठीक ही लगा। मैंने ज़्यादा सोच विचार नहीं किया, हाँ कह दी। मम्मी पापा ने मेरे अप्रत्याशित फैसले पर किंचित ना नुकुर किया, पर जब उन्हें लगा कि उनका दामाद उनकी बेटी के योग्य है तो रजामंदी में देर ना की। हम दोनों का धूमधाम से विवाह हो गया। उसी साल मेरी PhD पूरी हो गई। मैं भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान में वैज्ञानिक बन गई। इस बीच मुझे कैलिफोर्निया जाने का मौका मिला। 2 साल से ज़्यादा वहाँ रही। मैंने अपनी कमाई से सुधीर को वहाँ MTech कराया ताकि भारत में उसे बेहतर नौकरी व तनख्वाह मिल सके। 2 साल बाद भारत आने पर वह दिल्ली की बहुराष्ट्रीय कंपनी में लग गया। वहीं मैं मुंबई में रही। इस बीच में हमारे एक बच्चा हुआ। पहले हम दोनों के बीच आना जाना लगा रहता था, पर जैसे जैसे वह बड़ा होता गया मैंने महसूस किया कि उसके सिर पर बाप का साया होना निहायत जरूरी है। मेरे भीतर भी असुरक्षा की भावना थी। पता नहीं सुधीर वहाँ कैसे रहता होगा। कहीं मेरी गैर मौजूदगी में कोई दूसरी आ गई तो? पुरुषों का क्या भरोसा। सोचकर मेरे जिस्म में सिहरन सी दौड़ गई। मैंने अपना तबादला दिल्ली करा लिया। वहाँ मैंने अलग फ्लैट लिया क्योंकि सास का मकान छोटा था। वे अपना घर छोड़कर हमारे साथ रहने को तैयार नहीं हुई। हम अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मेरे आने से सुधीर को जहाँ खुश होना चाहिए था वह खिंचा खिंचा सा रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर उलझ जाता। देर शाम घर आता, कभी आता तो कभी बहाने बनाकर माँ के पास रहने चला जाता। जब ऐसा ही था तो मुंबई क्या बुरा था। वहाँ कम से कम किसी का इंतजार तो ना था। यहाँ तो हर वक्त सुधीर की चिंता लगी रहती। जैसे जैसे शाम गहराती तो बेचैनी बढ़ती जाती। मोबाइल मिलाती तो स्विच ऑफ मिलता। क्यों? कहीं मेरी गैर मौजूदगी में उसने किसी और से तो रिश्ता नहीं कायम कर लिया। सोचकर मेरा दिल बैठने लगता। एक रात देर रात घर आया तो लगा कहने, हर वक्त मेरे पीछे मत लगी रहा करो। मैं बच्चा नहीं हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी पहरेदारी करने की।
सुनकर मैं सन्न रह गई। पत्नी पति की खबर नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? मैं बोली, इतना ही ख्याल रखना है तो छोड़ क्यों नहीं देती नौकरी? मुझे तुम्हारा नौकरी करना ज़रा भी पसंद नहीं। मुझे तुम्हारा पुरुषों के साथ हंसना बोलना ज़रा भी पसंद नहीं है। मैं हंसने के लिए नौकरी करने जाती हूँ? जो मेरे सहकर्मी हैं उनसे सामान्य शिष्टाचार भी ना रखूँ? मैं रोज से बोली, मैं यह सब नहीं जानता। मम्मी भी चाहती हैं कि तुम नौकरी छोड़ दो। तुम्हारी वजह से वे प्रिंसिपल का प्रमोशन नहीं ले पा रही हैं। मेरी वजह से? मेरी त्योरियां चट गईं। हाँ, तुम्हारी वजह से। इतनी बड़ी जिम्मेदारी वे कैसे निभाएंगी? घर कौन संभालेगा? मैं अच्छी भली नौकरी छोड़कर मेहरी का काम करूं? मैं 2 साल बाद जॉइंट डायरेक्टर बनने वाली हूँ। आज भी मैं तुमसे ज़्यादा तनख्वाह पाती हूँ। कोई एहसान नहीं करती, कमाता तो मैं भी हूँ। मगर मैंने तुमसे 1 पैसा नहीं लिया, उल्टे तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाया। क्या तुम में इतनी कुव्वत थी? जबान संभाल कर बोलो, क्या कर लोगे? कमीनी मुझे चैलेंज देती है। वह दांत पीस कर बोला, तेरे बाप ने दहेज में मुझे फूटी कौड़ी नहीं दी। मैंने तुझ जैसी उठाईगीर लड़की से शादी करके तुझे नई जिंदगी दी। मैं कोई बाजारू लड़की नहीं थी, तुमसे ज़्यादा काबिल व खूबसूरत थी। फिर भी मंगनी टूट गई। उसे भी तुम्हारे चाल चलन का पता चला होगा। सुधीर ने जिस तरीके से मेरे चरित्र पर अनर्गल आरोप लगाए, मैं अपने आंसुओं को रोक ना सकी। अब मैं समझी तुम क्यों मुझसे खिंचे खिंचे से रहते हो। तुम हीन भावना के शिकार हो गए हो। इतना कहना भर था कि वह तेजी से उठा, मेरे गाल पर जोरदार चांटा रसीद किया। मैंने उसका प्रतिरोध किया पर उसके सामने टिक ना सकी। उस रोज के बाद वह अक्सर मारपीट करता। उसे शह देती मेरी सास। सास को जब तक मैंने रुपयों पैसों से भरा तब तक ठीक था। अब जब मैंने देने बंद कर दिए तो चिढ़ गई। अब कहती हैं कि मुझे घरेलू लड़की चाहिए, तुम काम छोड़कर घर संभालो। क्या वे नहीं जानती थी कि मेरा अपना कैरियर है? तमाम कोशिशों के बावजूद जब सुधीर को मनमाफिक सफलता नहीं मिली तो वह अपनी माँ के पास ही रहने लगा। मेरे पास आता तो सिर्फ मारपीट करता। मैं उसकी हरकतों से आजीज आ चुकी थी, पर जोड़ने के लिए मैं ही क्यों मरूं? इस बार मैंने पापा से कोई सलाह मशविरा नहीं किया। दीपेश पहले ही कह चुका था, अगर उसके साथ रहना हो तो रहो, अन्यथा तलाक लेकर अलग हो जाओ। वैसे भी शादी तुमने अपनी मर्जी से की है। मर्जी से शादी करने से क्या, लड़की का मायके से संबंध खत्म हो जाता है। मैंने भाई से रंज होकर कहा तो वह कहने लगा, तुम दोनों की समस्या बेमेल सोच का नतीजा है। सामंजस्य का अभाव ही वैवाहिक विघटन का कारण बनता है। इसमें कोई क्या कर सकता है? पापा से तुम अक्सर जिक्र करती हो, वे बूढ़े हो चले हैं, उन्हें शुगर और हाई ब्लड प्रेशर दोनों है। तुम्हारी परेशानी सुनकर वे और परेशान हो जाते हैं। पापा मम्मी तुम दोनों को बदल तो सकते नहीं, वैसे भी तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, समझदार हो। साथ नहीं रह सकती तो अलग हो जाओ। मुझे लगने लगा रिश्ते नाते सब कहने की बात है, जिंदगी का सफर अकेले ही तय करना पड़ता है। फिर वह लाख कांटों भरी हो, चलना तो पड़ता ही है। मेरे हिस्से का दुख कोई बांट नहीं सकता। मैं अतीत से वर्तमान में आ गई। सुनवाई से 1 रोज पहले मेरी सास व सुधीर आए। सास बोली, तलाक लेकर तुम अच्छा नहीं कर रही। तो मैं क्या करूं? आपके बेटे की ज्यादती सहती रहूं? मैं झल्लाई। अगर वह तुमसे नौकरी छोड़ने को कह रहा है तो छोड़ दो, तब तो मेरी स्थिति कुत्ते से भी बदतर हो जाएगी। आपका बेटा मुझे किसी पुरुष से बात करते नहीं देख सकता, जबकि वह अच्छी तरह से जानता है कि मैंने उसे जैसा था उसी रूप में स्वीकार किया था। अब कोई मनोरोगी जैसा व्यवहार करे तो क्या उसके साथ सामान्य आदमी रह सकता है? मैं पागल हूँ, सुधीर चिढ़कर बोला। तब किस अपराध की मुझे सजा दे रहे हो? मैं सुंदर हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर? तुम बदसूरत हो, यह तुम्हारी समस्या है। मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ, इसे तुम मेरे अहंकार से जोड़कर देखते हो। शराब पीकर मारपीट करते हो। हर आदमी अपनी बीवी पर हाथ छोड़ता है। सास बोली,
आपके यहाँ ऐसा होगा, मेरे यहाँ नहीं। बुज़दिल आदमी औरत पर हाथ छोड़ता है। मर्दानगी दिखानी है तो बाहर दिखाए। सास क्षण भर सोचने के बाद बोली, सोनू किसके पास रहेगा? मेरे पास, मैं निर्लिप्त भाव से बोली। नहीं, वह मेरे पास रहेगा, सुधीर बोला। बेहतर है तुम सोनू से पूछ लो। सोनू से पूछा तो उसने दादी पापा के पास रहने की इच्छा जाहिर की। 7 साल के बच्चे को समझ ही कितनी होती है। सोनू अक्सर अपनी दादी के पास रहा है। मैंने भी दिल पर पत्थर रखकर सोनू को बुलाना मुनासिब समझा, अन्यथा इसी बहाने सुधीर का आना जाना लगा रहता। मुझे उसकी परछाई से भी नफरत थी। तलाक के बाद मैंने अपना तबादला वापस मुंबई करा लिया। दिल्ली में रहने का मतलब सोनू की कशिश मैं चाह कर भी रोक नहीं पाती। मुंबई में रहते हुए मुझे 3 साल हो गए। सोनू का बराबर ख्याल आता। कभी कभी तो इस कदर भावुक हो जाती कि लगता अभी इसी वक्त सोनू के पास चली जाऊं। पता नहीं कैसे होगा, वे लोग किस तरह से उसका ख्याल रखते होंगे। मुझे याद करता होगा तो वे कैसे बहलाते होंगे। सुधीर उसके साथ ज्यादती तो नहीं करता होगा। अगर सुधीर ने दूसरी शादी कर ली होगी, जिसकी प्रबल संभावना थी, तो क्या दूसरी औरत सोनू के साथ इंसाफ करती होगी? यही सब सोचकर मन अक्सर बेचैन हो जाता। बड़ी घबराहट होती। कभी सोचती, सोनू को छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरे जीवन का मकसद ही क्या रहा? दूसरी शादी करने से रही। एक शाम अन्य मनस्क सी चौपाटी पर टहल रही थी कि सुधीर की चाची संयोगवश मिल गई। वे मुंबई घूमने आई थी। बातचीत का दौर चला तो कहने लगी, तुमने सोनू के साथ नाइंसाफ़ी की। क्या करती चाची जी, मुझे उस आदमी से मुक्ति चाहिए थी, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर मैंने यह शर्त मानी। उसकी दूसरी बीवी सोनू का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। वह अक्सर बीमार रहता है। मैंने आंखों से देखा है कि किस तरह वह सोनू को डांटती फटकारती रहती है। चाची जी के मुख से यह सब सुनकर मेरी ममता मुझे धिक्कारने लगी। मैंने क्यों अपने कलेजे के टुकड़े को इन बहसियों के बीच छोड़ा? बच्चे को माँ ही संभाल सकती है। मैं भी कितनी स्वार्थी थी। सुधीर से मुक्ति के लिए बेटे को ही सूली पर चढ़ा दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि कल जब उसकी दूसरी बीवी आएगी तो क्यों गैर के बेटे को अपनाएगी। यह मेरी दूसरी गलती थी। भावनाओं में बहकर शादी की, अब बेटा भी खो दिया। घर आकर मेरा किसी काम में मन नहीं लगा। सबसे पहले मैंने सुधीर को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगा नहीं, शायद उसने दूसरा नंबर ले लिया था। अब तो एक एक पल पहाड़ सा लगने लगा। सोनू के बारे में तरह तरह के बुरे ख्याल मन में आने लगे। जितना सोचती दिल उतना ही बैठने लगता। मैंने तत्काल दिल्ली के लिए फ्लाइट बुक की। ससुराल की दहलीज पर जैसे ही कदम रखा, सोनू का रुदन मेरे कानों में पड़ा। अनिष्ट की कल्पना मात्र से ही मैं सिहर गई। घंटी की आवाज़ पर दरवाज़ा खुला। सामने एक औरत खड़ी थी। मैं उसकी अनुमति की परवाह किए बगैर तेजी से घर में घुसी। वह औरत मेरे पीछे कहती रही, मैडम आप कौन हैं? सासू माँ, देखिए घर में कौन घुस आया। मेरी सास सक्रिय हुई। तब तक मैं सोनू के कमरे में पहुंच चुकी थी। वह बिस्तर पर पड़ा था। उसकी कृशकाया देखकर मैं खुद पर नियंत्रण न कर सकी। सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। सोनू, मेरा बच्चा। वह भी मम्मी मम्मी कहकर रोने लगा। तुम कहाँ चली गई थी मम्मी? दूसरी मम्मी मुझे बहुत मारती हैं। दादी भी मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करती। पापा मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। अपने आंसुओं को पोंछते हुए मैं बोली, अब तुम सिर्फ मेरे पास रहोगे। कैसे रहेगा? हम रहने देंगे तब ना। सासू माँ त्योरियाँ चढ़ाकर बोली, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। इस गफलत में मत रहिएगा कि मैं कमज़ोर हूँ। बहुत सह लिया। अब मुझे कोई सोनू से अलग नहीं कर सकता। मैं सोनू को लेकर बाहर आ गई। सासू माँ ने रोकने की कोशिश की। वहीं सुधीर की दूसरी बीवी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। सोनू को सीने से लगाए मैं लंबे लंबे डग भरते हुए उनकी आंखों से दूर, बहुत दूर ओझल हो गई। धन्यवाद। आशा है कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी।
इस कहानी को सुनने के पश्चात इस कहानी और वीडियो के संबंध में अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। शुक्रिया।